हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। इस लाइव स्ट्रीम में संकरण नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे और संकरण में जो चीजें हम लोगों ने कल सीखी थी, आज हम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेकर के उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करेंगे। जितने भी कंसेप्ट कल की क्लास में आपने पढ़े थे वो सारे आपको याद होने चाहिए। अगर वो सारे कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो ये बात मान के चलिएगा कि संकरण वाला टॉपिक आपको समझ में कम आएगा। इसीलिए लेक्चर नंबर 13 देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 12 देखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक और बात कहूँगा, मैं ये चैप्टर हर बार मैं हर क्लास की स्टार्टिंग में ये बात आपको रिवाइज करवाता हूँ, हर बार ये बात रिपीट करता हूँ कि ये जो चैप्टर है क्लास 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर कोई बच्चा बोर्ड में 100 में से 100 केमिस्ट्री में लाना चाहता है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से पढ़ना चाहता है, या क्लास 12th की केमिस्ट्री को अच्छे से करना चाहता है, उसको ये चैप्टर आना चाहिए। इस चैप्टर के बिना आप कितना ही कर लें 12th क्लास में एंटर नहीं कर सकते और वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ में आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि आपको रिजल्ट नेक्स्ट ईयर इसका मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संकरण के बारे में जो पॉइंट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे वो ये था कि सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, जो मेन पॉइंट्स है वो सब याद होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि हमेशा सेंट्रल एटम जो होता है, अर्थात जिसको हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं, वो केंद्रीय परमाणु ही भाग लेता है आपके संकरण में। बाहर वाले जो एक्स्ट्रा हैं, जो चारों तरफ से आते हैं, उनका संकरण से कोई मतलब नहीं है, केवल केंद्रीय परमाणु ही संकरण में भाग लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि जितने बंध बनाने हैं, जितने भी बंध बनाने हैं, उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने बंध बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मोटी मोटी बातें, अगर ये सब कुछ याद रहेगा तो ठीक रहेगा। फिजिक्स क्लास के बारे में ये है कि एक समान वृत्तीय गति और वृत्तीय गति के जो लास्ट ईयर के मैंने 4 वीडियोस बना रखे थे, उनके लिंक आज मैं आपको शाम तक दे दूंगा। आपको देख करके कंप्लीट रखना है। मंडे से हम फिजिक्स में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बल और गति के नियम। ठीक है, उस पर वीडियो आ जाएगा कि आप लोगों को 11th क्लास वाले बच्चों को 2 दिन के अंदर कौन कौन से वीडियो देख करके रखने हैं। चलिए, तो जो आपका केंद्रीय परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु के ऊपर ही आपको संकरण लगाना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जितने बंध बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए। तीसरी बात क्या है वो समझिए, जितने आपको सिग्मा बंध बनाने हैं उतना ही आपको संकरण करना है। तो जितने सिग्मा बंध बनाने हैं उतना आपको संकरण करना है, या सिंपल भाषा में बोले तो जितने आपको सिग्मा बंध बनाने उतनी ही आपको मिक्सिंग करनी है। पाई बंध का संकरण से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट के एडिशन में मैंने एक बात और बोली थी जो आपको याद होनी चाहिए कि खाली कक्षक का भी संकरण हो सकता है, खाली कक्षक भी मिक्स हो सकते हैं, खाली कक्षक के केस में भी संकरण देखने को मिल सकता है। अर्धभरित कक्षक का भी संकरण हो सकता है और पूर्ण भरित कक्षक का भी संकरण हो सकता है। आज आपको इन दोनों के केस मिल जाएंगे। ये जो केस है जब खाली कक्षकों का संकरण होता है, ये केस आपको मैंने बताया था, ये केस आपको क्लास 12th में मिलेगा, फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ओके, ठीक है यहाँ तक। एक और बात मैंने आपको कही थी, चौथी, कि आप जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक तैयार होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एस और एक पी को मिक्स किया, आपको पता है कि एस के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3 होता है। मान लो आपने एक एस और एक पी को मिक्स किया, तो 2 लोगों को आपने मिक्स किया, तो 2 आपके पास नए कक्षक तैयार होंगे जिनका नाम होगा sp और संकरित कक्षक को हम कैसे दिखाते हैं पता होना चाहिए। संकरित कक्षक को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। तो संकरित कक्षक को दिखाने का तरीका ये होता है। अगर मान लीजिए आपने 3 कक्षक मिक्स किए s+p+p, तो आपने sp2 संकरण होगा, sp2 संकरण होगा, और sp2 संकरण में जितनों को आपने मिक्स किया उतने नए बनेंगे। आपने 3 को मिक्स किया तो 3 आपके पास नए बनेंगे। तो एक S और 2 P को आपने मिलाया sp2, 3 कक्षकों को आपने मिक्स किया
तो आपको 3 कक्षक यहाँ पे दिखाई देंगे। ऐसे ही आपने एक S और 3 P को आपस में मिक्स किया तो ये होगा sp3, और आपने 4 कक्षकों को आपस में मिक्स किया है तो आपको 4 नए कक्षक मिलेंगे, और चारों का नाम क्या होगा, sp3 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 एंड sp3, राइट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि अगर 2 कक्षकों को मिलाया तो 2 नए बनेंगे sp sp, 3 कक्षकों को मिलाया 3 नए बनेंगे sp sp2 sp3, 4 नए कक्षकों को मिलाया 4 नए बनेंगे sp3 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 sp3, और ऐसे ही अगर आपने एक s 3 p और अगर d को भी आप संकरण में शामिल करें तो मान लो आपने sp3d, तो यहाँ पे आपने 5 कक्षकों को मिलाया तो आपके पास नए 5 कक्षक तैयार होंगे। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब अपन संकरण के एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक एग्जाम्पल कल हम लोगों ने कर लिया था, अब हम आज दूसरा एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छी हो सके। चलिए, हम संकरण लेने जा रहे हैं BF3 का। अब अगर हम BF3 का संकरण लें तो सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन है। तो BF3 के अंदर सेंट्रल एटम है बोरोन, जो सबसे कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है। मेरी एक एक बात ध्यान सुनना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद में संकरण आपका समाप्त हो जाएगा। संकरण के बाद में जो VSEPR थ्योरी है या इसके आगे की जो MOT थ्योरी है वो बहुत छोटी है, और उनके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आप पढ़ रहे हो, इसलिए पूरा ध्यान दो आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में आपको संकरण को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और कल सैटरडे संडे है, आपको फिजिक्स के भी जो लिंक मैं दूंगा वो वीडियो देख करके प्रिपेयर रखने हैं, और केमिस्ट्री में भी इस वीडियो के बाद में जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दूंगा, उन सारे वीडियो को देख के रखना है ताकि मंडे से हम लोग आगे बढ़ सकें और नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ सकें। क्लियर है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, और जितना स्ट्रक्चर्ड वे में आप पढ़ेंगे उतना ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, इसलिए आप एक फॉर्मेट में पढ़ाई करें, इसलिए हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं। बढ़े आगे से, चलो ध्यान दो। अब सबसे पहला काम होता है सेंट्रल एटम पहचान लिया, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो कौन से नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। 5वें नंबर के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 1s2 2s2 2p1, तो 5 के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p1, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2s2 2p1। अगर इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो क्या है, 2s2 2p1। ठीक है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है, 1 इलेक्ट्रॉन 2p में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 1 इलेक्ट्रॉन 2p में। क्या कहा था मैंने, जितने आपके पास बंद हैं, जितने आपके पास, जितने, वापस सुनो, जितने आपके पास बंद हैं उतने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने चाहिए। तो आप ध्यान दें, BF3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, BF3 में F के साथ में 3 बंद बनते हैं, और तीनों सिंगल है तो तीनों कैसे बंद हैं, सिग्मा बंद हैं। तो बात ये आती है कि यहां से देख के डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि आपको 3 बंद बनाने हैं। अगर 3 बंद बनाने हैं तो आपको 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप देख सकते हैं, केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको अपने इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करवाना पड़ेगा, और इसको हम कहेंगे मूल अवस्था, और आगे हम बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। तो आपको उत्तेजित अवस्था में इसको जंप करवाना पड़ेगा, और जैसे ही आप इसको आगे जंप करवाएंगे स्थिति ऐसी बनेगी, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और आपको बंद भी कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। तो जितने आपके पास बंद हों उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये कंडीशन है बेटा, जितने बंद बनाए उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए, राइट है? क्लियर? जितने बंद बनाए उतना होना चाहिए। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन नंबर 5 पे आता है, 1s2 2s2 2p1। अब 1s2 2s2 2p1 है, तो 1s2 2s2 2p1 के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहां पर इसके पास
केवल एक 2s2 2p1 देखिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जबकि बंद इसको 3 बनाने, तो 3 बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना बहुत आवश्यक है। ये इलेक्ट्रॉन का आगे जाना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन आगे जाइए, अब जितने बंद आपको बनाने हैं बोरोन को, उतने ही उसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है राहुल, क्लियर है? राहुल, भावेश, कामिनी, सबको समझ में आ गया? ठीक है सचिन, बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, अब जितने सिग्मा बंद बनाने हैं उतने मिक्स करने हैं, उतनों को संकरित करवाना है। तो यहां पे ध्यान दें, तो आपको 3 सिग्मा बनाने हैं, तो जितने सिग्मा बनाने हैं उतनों की मिक्सिंग करनी है। तो यहां पे आपको 3 को आपस में मिक्स करना पड़ेगा, और 3 को मिक्स करेंगे तब जाकर के संकरण बैठेगा। जितने सिग्मा बंद बनाने हैं उतनों को मिक्स करना है, तो सिग्मा बंद जितने बनाने हैं उतनों को आपस में क्या करना है, संकरित करना है। राइट, तो जितने सिग्मा बंद बनाने हैं उतनों को आपस में संकरित करना। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। आपने एक S को और 2 P को मिक्स किया है, तो इसका मतलब संकरण का प्रकार क्या होने वाला है, sp2 संकरण होने वाला है। और एक बात तो तय है कि संकरण का मतलब ये होता है किसी का भी संकरण और संकरित कक्षक ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो जो तीनों sp2 संकरित कक्षक है वो आपको इस प्रकार के दिखाई देंगे। सामने से कौन आ रहा है, सामने से आपका फ्लोरीन आ रहा है। फ्लोरीन क्या लेके आएगा, आप ध्यान दें, नंबर 9 पे आता है। 9 के हिसाब से देखें तो 1s2 2s2 2p5, मतलब इसके बायोएटम कोर्स को चेक करें तो ये 2p के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आएगा, मतलब फ्लोरीन सामने से अपना p कक्षक लेके आएगा। और जब सामने से फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरीन के लिए जो बोरोन है, बोरोन ने अपना sp2 संकरित 3 कक्षक तैयार रख रखे हैं। समझे, आपने एक S और 2 P को मिक्स किया है, जितनों को मिक्स करते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। जितनों को मिक्स करते हैं, जितनों को मिक्स करते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। तो यहां पर एक S और 2 P मिक्स हुए हैं तो 3 संकरित कक्षक आपके बनेंगे, नाम होगा sp2। हाँ जी, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे अब देखिए बोरोन को, अब एक बात समझने की कोशिश करना कि ये 3 कक्षक आपस में रहेंगे कैसे। ये 3 कक्षक आपस में रहेंगे कैसे, आप एक काम करो, 3 गुब्बारों को लो और 3 गुब्बारों को एक साथ बांध दो, तो वो 3 गुब्बारे कौन सा शेप लेते हैं आप खुद चेक करो। जब 3 गुब्बारों को आप एक साथ बांधते हो तो वो 3 गुब्बारे इस प्रकार का शेप लेते हैं। क्योंकि ये बात तो सही अपने पॉइंट में लिख रखी है कि सारे कक्षक अपने आप को ऐसे बनाएंगे, बंद इस प्रकार बनेंगे कि उनके बीच में दूरी सबसे ज्यादा हो। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कक्षक इस प्रकार का आकार लेंगे कि इनमें दूरी सबसे ज्यादा हो, और इनके अंदर दूरी कितनी है, हर कोई 3 कक्षक जो है आपके वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि वो एक ट्राइंगल के रूप में अरेंज हो, त्रिकोणीय, देखो ऐसे वो एक त्रिकोण के रूप में रहे और इसी प्लेन में है। तल मतलब प्लेन समझते हो, प्लेन का मतलब ये होता है जैसे मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं बेटा वो कौन से तल में है, तल मैंने आपको समझा रखा है। हम जो कुछ भी लिखते हैं बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं तो ये बोर्ड का तल है। जैसे मैं आपको एक डायरी की सहायता से तल के बारे में थोड़ा सा और समझाता हूं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये मार्कर की बात करें, मार्कर किस तल में है, तो ये मार्कर इस तल में है। अगर मैंने ऐसे रख दिया, मार्कर यूं रखा हुआ है, तो अब मार्कर कौन से तल में है, मार्कर इस वाले तल में। तो तल का मतलब है जिसके अंदर वो है। तो यहां पर पहले वाला गुब्बारा भी इधर, दूसरे वाला गुब्बारा भी इधर, तीसरा वाला गुब्बारा भी इधर, त्रिकोण के रूप में है तो इसको बोलते हैं त्रिकोणीय, और एक ही तल में है तो इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणीय समतल। राइट, तो ठीक है भैया, ये सिस्टम रहेगा। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। ये समझ में आ गया है हमको कि जो हमारा बोरोन है उस बोरोन ने 3 sp2 बना रखे हैं। पहला sp2 उसने ऐसे रख दिया ताकि सामने से फ्लोरीन आ सके, दूसरे फ्लोरीन के लिए उसने अपना दूसरा sp2 ऐसे रख दिया, और तीसरे वाले फ्लोरीन के लिए उसने अपना तीसरा sp2 ऐसे रख दिया। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि ये आपका बोरोन है, अब सामने से 3 फ्लोरीन आएंगे। पहला फ्लोरीन, अब हाँ जो सामने से आ रहा है वो संकरित नहीं है, सामने वाला तो सिंपल अपना क्या लेके आएगा, पी कक्षक लेके आएगा। तो सामने वाला अपना पी कक्षक लेकर के आया इस प्रकार से, सामने वाला अपना पी कक्षक लेकर के आया इस प्रकार से, सामने वाला अपना पी कक्षक लेकर के आया इस प्रकार से। ये हो गया फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन।
और अगर अपन एंगल की बात करें, ध्यान देना, अगर अपन एंगल की बात करें कि कितने डिग्री की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120 डिग्री। और अगर अपन आकार ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री कौन सी है ना, ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री कौन सी है, त्रिकोणीय समतल। ज्योमेट्री कौन सी है, त्रिकोणीय समतल। नोट करिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, राइट। तो आपने एसपी संकरण देख लिया, आपने sp2 संकरण देख लिया। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं और अगले वाले संकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है sp3 संकरण। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट संकरण पे। इसका फोटो खींच लो फटाफट, खटाक से, जल्दी से इसका फोटो खींचो, फास्ट। हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, कर लिया, 4 3 2 1 डन। अब हम लेके चल रहे हैं तीसरा CH4। गौर फरमाइएगा CH4 के ऊपर, देखिए ध्यान समझिए। CH4 में अगर अपन देखें तो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ में 4 बंध बनाने हैं, और चारों बंध कार्बन के क्या है, सिग्मा है। 4 बंध बनाने हैं और चारों के चारों बंध क्या है, सिग्मा है, राइट। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कोश को चेक करें तो बाह्यतम कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 इलेक्ट्रॉन p में है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। जितने भी बंध आपको बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये कंसेप्ट है। तो जितने भी बंध बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने बंध बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां पे कितने बंध बनाने हैं आपको ध्यान दो, 1 2 3 4। तो यहां पे आपको 4 बंध बनाने हैं, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इधर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, केवल 2। तो आपको इसको यहां पर जंप करवाना पड़ेगा और इसको हम कहेंगे उत्तेजित अवस्था। सही है। तो हमने क्या किया, इसको यहां पे जंप करवा दिया। ये 2s है, ये 2p है, आपने इसको आगे जंप करवा दिया। अब इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितने इसको सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, जितने इसको, ध्यान सुनना, जितने इसको सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतने संकरित करवाने पड़ेंगे। जितने सिग्मा बनाने हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतने मिक्स करवाने पड़ेंगे। तो मिक्सिंग उतनों की होगी जितने आपको सिग्मा बनाने हैं। ध्यान दें, यहां पे आपको 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो आप 4 की मिक्सिंग करेंगे। तो यहां पर 1 S और 3 P को आपने मिक्स किया, तो संकरण कौन सा हो गया, sp3। अब दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ये जो sp3 संकरण है ना, इसमें कैसा दिखाई देता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, sp3 संकरण की ज्योमेट्री ऐसी होती है। बहुत ध्यान से गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा काम का है। मुझे एक और चीज चाहिए होगी आपको समझाने के लिए। 3 पेन तो मिल गए हैं, एक पेन नहीं मिल रहा, एक परख नली ले लेता हूं पेन की जगह। कंसेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट है ना, दिख रहा है सबको, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। 2 पेन आपकी तरफ है, ब्लैक वाला और रेड वाला, एक पेन आपसे पीछे है और एक परख नली ऊपर है। तो बीच में होगा आपका कार्बन, ऐसे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। इस संरचना को बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। तो जब 4 स्पेस में 4 गुब्बारों को आप बांध के देखो एक साथ, जब आप 4 गुब्बारों को एक साथ बांध के देखोगे तो वो ऐसा शेप लेंगे जिसमें बीच में आप मान लीजिए कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो उस शेप को अगर मैं यहां बनाता हूं तो वो शेप ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का। चेक कीजिए, एक तो आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगा, वो ये रहा।
एक आपको ये वाला बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, वो ये रहा। एक आपको इधर सामने दिखाई दे रहा होगा, वो ये रहा। और एक अंगूठा पीछे की तरफ है, तो वो पीछे वाले को मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। तो ये जो संरचना होती है, इस संरचना को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। नोट कीजिए, इस संरचना का नाम क्या है? चतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, चतुष्फलकीय संरचना कहते हैं इसको। एक और महत्वपूर्ण बात है वो सुन लीजिए कि यहां पर ये इसकी ज्यामिति है, और चतुष्फलकीय संरचना में ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये एंगल है 109.28 डिग्री। ये एंगल कितना होता है? 109.28 डिग्री। नोट करके रख लीजिए, ये जो एंगल है वो कितना है? 129.28 डिग्री। ओके, 120 डिग्री नहीं होगा एंगल, 109.28 होगा। 120 तब होता है जब ये त्रिकोणीय समतल हो, तब ये एंगल 120 होता है बेटा। क्योंकि ये त्रिभुज सेंटर है, तो सेंटर में पूरा 360 होगा, 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उस हिसाब से 120 होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ जो एंगल है वो कितना है? 109.28 डिग्री। इसका डायग्राम कैसा बनेगा सर? जल्दी से इसका डायग्राम बना के दिखाओ ताकि हमको मजा आए टॉपिक समझने में। तो डायग्राम बनाना है तो आपको पता है संकरित कक्षक तो ऐसा दिखाई देता है। sp3 कक्षक हो चाहे sp2 हो चाहे sp हो, संकरित कक्षक ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इसमें कार्बन तो 4 को मिक्स किया है, तो कार्बन 4 नए संकरित कक्षक बनाएगा, राइट। अब समझो आगे की बात। यहां पर जो कार्बन है उसने तो चारों sp3 रख दिए, सामने से कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। 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 तो सामने से जो हाइड्रोजन आ रही है वो अपना S लेके आएगी 1s1, और S का शेप कैसा होता है? गोलाकार। तो कार्बन ने इस शेप में 4 रख दिए। पहला कार्बन ने रखा ऐसे, एक हाइड्रोजन के लिए, आराम से बनाता हूं, कार्बन यहां बन जाएगा ना। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि जगह बन जाएगी, और उस जगह में हम लोग बता देंगे। ठीक है, देखिए कार्बन ने एक रख दिया हाइड्रोजन के लिए ऐसे, दूसरा रखा हाइड्रोजन के लिए ऐसे, तीसरा रखा हाइड्रोजन के लिए ऐसे, चौथा रखा हाइड्रोजन के लिए ऐसे। ये वाली स्थिति है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे संकरित कक्षक हैं, और एंगल कितना है? 109.28 डिग्री। सामने से कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। 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 बीच में कौन है? कार्बन। दैट्स इट। तो ये आपके बन के तैयार हो गए संकरित कक्षक। बताओ, सही है? आ रहा है समझ में? बढ़िया लग रहा है ना? एकदम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं ना? जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं उनके कंसेप्ट हमेशा अव्वल दर्जे के रहते हैं, ये ध्यान रखें। वो इस चैनल से पढ़ने का ये फायदा है कि आपको प्योर कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई मिलावट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग समझे, sp3 देख लिया आपने, अब sp3d देखेंगे। तो अब हम लेते हैं 4th नंबर पे PCl5। PCl5 को समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। PCl5 नंबर 15 फॉस्फोरस। अब इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p5, गंदी बात, 2p6 3s2 3p3, ये स्थिति है, राइट। बाह्यतम सही ना, 6 और 2 8 2 10 और 5 15। बाह्यतम कोश को अगर अलग से निकाल के चेक करें, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। गौर फरमाइएगा, PCl5 में फॉस्फोरस को 5 बंद बनाने Cl के साथ, और पांचों बंद कैसे होने चाहिए? सिग्मा होने चाहिए। 5 बंद बनाने, पांचों कैसे बनाने? सिग्मा बनाने, ठीक है। और सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे कम है वो सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम आपका फॉस्फोरस ही है, उसी को लेके बात कर लिए। जितने बंद उतने होने चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जितने बंद उतने होने चाहिए
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने बंद हैं भैया? 5 बंद हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। इधर कितने हैं? 3 हैं। इसको जंप करवाना पड़ेगा। जंप का करवाएंगे, आपने अगर क्वांटम नंबर मेरे से ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 3 के पास dB होता है। तो 3D इसके पास खाली पड़ा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहां जंप करवाएगा? 3D के अंदर। तो स्थिति कैसी बनेगी? 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया आपके 3D। अब गौर फरमाइएगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। जितने बंद बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? 5 बंद बनाने, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। जितने सिग्मा बंद बनाने हैं उतने मिक्स करने हैं। सिग्मा बंद कितने बनाने हैं आपको? 5 सिग्मा बनाने हैं। पांचों को मिक्स करना। एक S 3P और एक D को मिक्स कर रहे हैं, संकरण होगा sp3d संकर। अब 5 को कैसे रखें कि उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो? तो मैं आपको बताता हूं कि 5 को कैसे रखा जाता है कि प्रतिकर्षण कम से कम हो। ध्यान सुनिएगा, 5 को रखने का तरीका यह है कि हम सेंटर में रखेंगे फास्फोरस को, एक क्लोरीन इधर, दूसरा क्लोरीन इधर, तीसरा क्लोरीन इधर। एक तो ये हो गया, 3 तो हमने ऐसे रख दिए। समझना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। एक फास्फोरस इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन ऊपर ऐसे और एक क्लोरीन नीचे ऐसे। इस प्रकार से हम 5 कक्षकों को रखते हैं और 5 कक्षकों को रख के अरेंज करते हैं। यह मेथड है कि 5 कक्षकों को किस प्रकार अरेंज किया जाए। तो 5 कक्षकों को अरेंज करने का जो स्टैंडर्ड मेथड है, वो 5 कक्षकों को अरेंज करने का स्टैंडर्ड मेथड ये है। ऐसे हम अरेंज करते हैं 5 कक्षकों। पक्का आ गया समझ में? अब इसका नाम क्या दे? ध्यान दें, फास्फोरस बीच में, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, तो ये है त्रिकोणीय। पहली बात तो त्रिकोणीय है, क्योंकि यहां पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये है त्रिकोणीय। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा, दिमाग लगाए बिना नहीं समझ में आती चीजें। फोकस, यहां पे ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि एक क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, तो ये है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है। दिमाग लगाओ, अगर आप इन सबको इससे जोड़ोगे ऐसे, तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, और अगर ये जो तीनों हैं उनको आप नीचे वाले शेयर से जोड़ के देखोगे तो ये तो हो गया त्रिकोणीय, एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड ऊपर, तो इसका होता है नाम त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। नोट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, इसका नाम होता है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसका नाम होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसका नाम होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसका नाम होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। एंगल कितना होगा? यहां 2 प्रकार के एंगल होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये वाला एंगल है, समतल के अंदर तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है ये वाला, वो कितना है? 120 डिग्री है। तो जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल में इधर जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। दिमाग लगाओ ना कि भाई यहां पे तो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में जो अंदर एंगल बन रहा है वो कितना है? 120 डिग्री है। ऊपर सीएल है, नीचे सीएल है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है? 90 डिग्री है। तो यहां पे 2 प्रकार के एंगल हैं। एक एंगल 120 डिग्री है जो त्रिकोणीय में बन रहा है, और ऊपर नीचे वाला जो एंगल बना रहा है वो कितना है? आपका 90 डिग्री। तो एक्चुअल में 2 प्रकार के एंगल है यहाँ पे, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसका बड़ा वाला स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना मुश्किल है, इसका इस प्रकार का डायग्राम रहता है नॉर्मल, जैसा मैंने बना रखा है। क्लियर यहां तक? क्रिस्टल क्लियर है? या आपने sp3d संकरण भी अच्छे से देख लिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ गया होगा sp3d संकरण देख के, बहुत बढ़िया से। राइट, आगे बढ़े, चलो। नंबर 5,
SF6 को देखते हैं। अब इसके अंदर आपको sp3D2 संकरण मिलेगा। SF6 में क्या होता है, एक सल्फर 6, हाँ जी, तो किसी रीजन से वीडियो रुक गया था। अब एवरीथिंग इज फाइन अगेन, और अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज सुपर फाइन। तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, चलो अब ध्यान देते हैं। तो बात ये चल रही थी यहाँ पे, मैं इतना सा कह रहा था कि सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं। एक्चुअल में अगर अपन देखा जाए तो सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने, और समझने वाली बात पता है यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सल्फर को जितने भी बॉन्ड बनाने हो उसको उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के पास जो 3d है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है उसको अपने 3d में इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करवाना ही पड़ेगा, बिना उत्तेजित करवाए बात नहीं बनेगी। सही है, बिना उत्तेजित करवाए बात नहीं बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये इसकी मूल अवस्था है। अब आएगी इसकी, ये इसकी मूल अवस्था है, और अब आएगी इसकी उत्तेजित अवस्था। तो वहां गौर फरमाइएगा, आपको मजा आएगा बहुत, कि यहां पर इसको 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बंद बनाने हैं, इसको 6 बंद बनाने हैं। तो इसको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने बंद बनाने हो उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 6 बंद बनाने हैं तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। चेक कर सकते हैं आप यहां पर अच्छे से कि यहां पर 2 ही अयुग्मित है, तो इसको यहां जंप कराना पड़ेगा और इसको यहां जंप कराना पड़ेगा। तो उसके बाद कंडीशन ऐसी बनेगी, 1 इलेक्ट्रॉन 3s में, 3p में, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, एक यहां पे आ गया। अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित बंद बनाने के लिए, आप एकदम तैयार। अब सवाल ये आता है कि भैया कितना मिक्स करवाएं, मिक्सिंग कितने की करवाएं। तो मिक्सिंग आपको उतनी करवानी है जितने आपको सिग्मा बंद बनाने हो। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपको सल्फर के साथ जितने भी बॉन्ड बनाने वो सारे सिग्मा ही बनाने। आपको सल्फर के साथ जितने भी बॉन्ड बनाने वो सारे के सारे सिग्मा ही बनाने। तो आपको सबको मिक्स करना पड़ेगा, 6 बॉन्ड बनाने, 6 की आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी। एक आपने S लिया, आपने 3p और 2d लिए, तो संकरण का नाम होगा sp3d2। कितना आसान है। उसके बाद 6 लोगों को अरेंज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, सल्फर बीच में रहेगा। अब आप देखें सामने से F आ रहे, 4 F ऐसे आएंगे, वर्गीय समतल, एक तरह से वर्गीय है ना, वर्गीय रहेगा, स्क्वायर वर्गीय। जैसे आप इसको एक वर्ग मान लीजिए, बीच में सल्फर है, एक फ्लोरीन यहां से आ रहा है, दूसरा यहां से आ रहा है, तीसरा यहां से आ रहा है, चौथा यहां से आ रहा है। तो 4 तो ऐसे आ रहे, एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो वर्गीय हो गया, ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, नीचे एक पिरामिड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्गीय द्विपिरामिडी, या फिर कभी कभी इसको अष्टफलकीय के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है अष्टफलकीय, तो इसको अष्टफलकीय के नाम से भी जाना जाता है, इसको अष्टफलकीय भी हम लोग कहते हैं। तो पहला तो आपके पास है, समझिए बहुत मजा आएगा। पहला तो आपके पास था कि भाई जितने बंद बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर आपको चेक करना है कि जितने सिग्मा बंद बनाने हैं उतने आपको संकरित चाहिए, उतने आपको मिक्स करने हैं आपस में।
अब आपको यहाँ पे 6 सिग्मा बनाने तो आपने 6 मिक्स कर लिए, नाम हो गया आपका sp3d2। 4 ऐसे हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका नाम हो गया वर्गीय द्विपिरामिडी। तो ये संकरण का बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम की चीज है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है 12th क्लास के लिए। एक्चुअल में अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है वो 12th के लिए नहीं है, वो 11th के लिए है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में एक चीज होती है जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी बात को ध्यान सुना आप अगले 5 मिनट के लिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जिसको हम बोलते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन। तो जब सामान्य कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे होते हैं तो क्लास 12th और क्लास 11th का सेम होता है, क्योंकि उसमें कार्बन के बारे में बेसिक बातें की जाती है। उसके बाद कार्बन का IUPAC नामकरण होता है, वो 6 बजे चल रहा है 6 PM। उसमें आपके 12th क्लास के बच्चे भी बैठेंगे और आप भी बैठोगे, क्योंकि 12th और 11th का सेम है। और 11th में आपके सेकंड बुक में एक चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही पढ़ा रहा हूं शाम को 6 बजे, मैंने आपको बताया भी था। तो आप में से पहले तो वो बच्चे हाथ ऊपर करो जो शाम को 6 बजे आ रहे हैं। यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो शाम को 6 बजे वाली क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं बिना छुट्टी के? क्योंकि चैप्टर आप ही का है। 12th वालों को तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उनके पुराने पाप किए, उन्होंने 11th में नहीं पढ़ा ठीक से, बट आपका तो वो मेन चैप्टर है। और मैं ये बहुत पहले अनाउंस भी कर चुका हूं कि उसमें 11th के बच्चों को भी आना है और 12th के बच्चों को भी आना है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, आपको 6 बजे शाम को किसी भी हालत में अपनी उस ऑर्गेनिक की क्लास को अटेंड करना है। ऑर्गेनिक वापस नहीं पढ़ाई जाएगी, वही ऑर्गेनिक आपकी भी है सेम। अभी 10-15 दिन आपकी ऑर्गेनिक वही चलेगी जो 11th-12th की सेम है, और एक्चुअल में वो आप ही की क्लास है। तो जो भी बच्चे शाम वाली क्लास में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं आज शाम से 6 बजे आना शुरू कर देना। अभी वहां पे 3 या 4 लेक्चर ही हुए हैं। तो इस सैटरडे संडे आपको क्या क्या करना है ध्यान सुन लो। 100 में से 100 लेके आने ना आपको क्लास 12th में, इतना आसान नहीं है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। आज से ही फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, एक लेक्चर नंबर 3B है और एक लेक्चर नंबर 4, ये चारों लेक्चर आपके रेडी होने चाहिए मंडे तक। उसके बाद ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में संकरण तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके आगे 3 या 4 वीडियो और हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पे डायरेक्ट आपको जाना है और वो बचे हुए 4 लेक्चर आपको वहां से कंप्लीट करने हैं इसी ड्यूरेशन में, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस चैप्टर के जो आगे के 4 लेक्चर्स हैं उनका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको जाकर के वो कंप्लीट करके रखने हैं। तो मिला जुला करके 4 लेक्चर ये 8 लेक्चर आपको पढ़ के रखने हैं 3 या 4 दिन में। 3 दिन ही आपके पास बेसिकली मंडे से आप 12th के साथ ही केमिस्ट्री पढ़ोगे 6 बजे। जब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी तब तक आप मंडे से लेकर आप ये मान लीजिए 7-8 दिन, एक वीक और उन्हीं के साथ पढ़ाई करोगे। फिर आपका जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको वापस से इसी टाइम पे बुला लिया जाएगा। तो अभी आने वाले 10 दिन आप 12th क्लास के साथ ही पढ़ाई करोगे, क्योंकि चैप्टर पूरा कॉमन है, दोनों के ही काम का है और एक्चुअल में वो आपका कोर्स है। वो तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका पाप किए हुए पुराने, ये आपका मेन सिलेबस है। तो आपको शाम को 6 बजे से पढ़ना है मंडे से, और इस चैप्टर के जो बाकी लेक्चर्स हैं उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहां तक का पूरा कंप्लीट मैंने समझा दिया है, आगे मेरे बनाए हुए वीडियो है उनका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको कंप्लीट करके रखना है। ये आपका होमवर्क है। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर भी मंडे से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। मंडे से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 4 के 2-3 वीडियो का लिंक है, वो आपको चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा था प्रक्षेप्य गति, उसके बाद वाले वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहां से पकड़ के आपको पढ़ना है। तो आने वाले 2 या 3 दिन में आपको पढ़ाई करके रखनी है। बहुत सारे लेक्चर्स का होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, किसी भी हालत में ये काम करके रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नेक्स्ट में नया चैप्टर, मंडे से फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आपको आना ही आना है किसी भी हालत में। अगर आप लोग लाइव पढ़ने की आदत नहीं थी आपकी, आप डाल लीजिए और आपको इस दिन से मंडे से लॉज ऑफ मोशन में लाइव आना शुरू कर देना है। और मंडे से आपकी केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो जाएगा 6 बजे का। तो 4 बजे आप पढ़ेंगे फिजिक्स, 5 से 6 आपका ब्रेक रहेगा और 6 बजे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्लियर है? राइट। और जितने भी वीडियो देखो, सुनो ध्यान से, आप जितने भी वीडियो देखो, ये मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, जितने भी वीडियो देखो, आपको मैंने, कुछ कमेंट आ रहा है बच्चे का, ठीक है,
जितने भी वीडियो देखो उन सब वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जो भी वीडियो आप देखोगे ना, ऑर्गेनिक के 4 लेक्चर देखने हैं आपको, अभी जो मैं 4 लेक्चर्स का लिंक दूंगा इस चैप्टर के बाद, वो फिजिक्स में जो पुराने चैप्टर के 4 चैप्टर के वीडियोस के लिंक दूंगा, जो भी आप देखते जाओ वहां पे जाके आपको एक कमेंट करना है कि होमवर्क डन, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात मान करके सारे वीडियो देख करके कंप्लीट किया है। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए आने वाले 2 दिन में बहुत काम है, आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप बराबर आ पाओगे और मंडे से लाइव क्लास में डायरेक्टली बैठ पाओगे। फिर से एक बार, चारों ऑर्गेनिक के ये लेक्चर्स, अभी जो इस डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगा मैं, इस चैप्टर के आगे के 4 वीडियो और फिजिक्स में प्रक्षेप्य गति के आगे के 4 वीडियो जो कि एक समान वृत्तीय गति वाले हैं, वो आपको करके रखना है। दैट्स योर होमवर्क। सही से पढ़ाई करो बेटा, 11th क्लास में हो, अभी अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है इस चैनल के ऊपर 1500 1600 बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप समझ सकते हो लेवल क्या है। उस लेवल को मैच करने के लिए आपको हार्डवर्क करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आने हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, ये सारा होमवर्क कंप्लीट करके रखना। बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मेहनत करो ताकि आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सको। क्लास 11 में मेहनत करो इन चैप्टर्स के ऊपर, ताकि आपको जो चीज़ अचीव हो उसका मजा आए, और जो भी चीज़ आप अचीव करो उसकी कुछ वैल्यू निकले। ठीक है, तो मेहनत करनी है, 100 में 100 लाने अगले साल, उसके लिए मेहनत इसी साल से करनी पड़ेगी। बाय, जय हिंद, टेक केयर। अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको कॉल करना है, पता कर सकते हो आप बैच के बारे में, और जितना जल्दी हो सके अपना मोमेंटम बैच परचेज कीजिए। बाय, जय हिंद।